पे फर्दर करते हैं। ओके, सो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ इजी एमसीक्यूज थे, कुछ में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहला जो एमसीक्यू आपके पास कि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन्स हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं। आपने कार्बन कार्बन की लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में बतानी थी कि कौन सी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जो बाकी लिंकेजेस लिखी हैं अमाइड लिंकेज वो प्रोटीन्स के अंदर होती है। और जो मेटालिक लिंकेज है वो तो बिल्कुल सेपरेट होती है, वो किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को या जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं उसको बनाने के लिए मेटालिक लिंकेज नहीं होती। वो नॉन मटेरियल जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें मेटालिक लिंकेजेस आती हैं, लेकिन लिविंग में नहीं आती। तो लिविंग के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ हम प्रोटीन्स को डील कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शंस दी हुई थी ग्लाइकोसिडिक कार्बोहाइड्रेट्स के लिए थी, और जो अमाइड है दैट इज फॉर प्रोटीन्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज अल्फा। ये इजी क्वेश्चन था, और नेक्स्ट जैसे हम फर्दर जाते जाएंगे तो हमारे पास कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अदरवाइज बाकी सब नॉर्मल। अगर मैं इसको कुछ रेट करूँ तो नॉर्मल से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है द सिंथेसिस ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स अकर पार्शियली इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए या हीम के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, कंप्लीटली तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होते, लेकिन पार्शली इन तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमें एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स, जो प्रिकर्सर, जो मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस में ग्लूकोज, यूरिया और हीम है ना, तो ये सारे वो कंपोनेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सिंथेसिस पार्शियली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है, अब जो एंजाइम्स पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए, या अमाइनो एसिड्स के लिए, या फैटी एसिड जैसे बीटा ऑक्सीडेशन वहाँ पर हो रही होती है, तो और जो हमें टीसीए साइकिल के लिए चाहिए, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। फर्दर अगर इसकी वेरिफिकेशन चाहिए तो आप लिपिनकॉट की ये लाइन है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वरना आपने ये चीज़ याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ लिख पे लो कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, अमाइनो एसिड्स की और फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन, इसके साथ साथ जो हमें जिसको हम क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, उसके भी जितने प्रोटीन्स और एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और वो इस तरह ये तीनों स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस में पार्शियली रोल प्ले कर रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। मैम रिपीट कर दें, आपने कौन कौन से बताया 3 कंपोनेंट्स? ठीक है, मैं स्लोली रिपीट करती हूँ, आप नोट कर लो। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। पायरुवेट, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड्स में ना बीटा ऑक्सीडेशन होती है, वो अगर फर्दर नीचे एमसीक्यू हुआ तो हम वहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे कि बीटा हम उसको क्यों बोल रहे हैं। इसके साथ साथ जो टीसीए साइकिल है जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, उसके भी सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बेसिकली अब हम कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें है कि कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज की, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने ग्लूकोज की सिंथेसिस कैसे की है, फिर हम आगे ग्लाइकोजन देखेंगे, फ्रुक्टोज देखेंगे, वो अलग अलग स्टेजेस पे, लेकिन सबसे पहले जो शुरू में आपके क्वेश्चन हैं वो सारे ग्लूकोज की सिंथेसिस से हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, जैसे हमारे फर्दर स्टेप्स चलते जाएंगे, एंड पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ना, इससे पहले जो स्टेप्स थे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बने, और यहाँ पे हमने उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी होती है, एटीपी सिंथेसिस करना होता है इसके अंदर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ना वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में चल रही होती है, एक सीक्वेंस में चल रही होती है, और इस तरह जब वो सीक्वेंस वाइज चलता रहता है इलेक्ट्रॉन तो एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब वो सीक्वेंस हमारे लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसने हमें 3 चीजें दी हैं, एक कॉम्प्लेक्स 4 है, एक साइटोक्रोम BC1 है और एक साइटोक्रोम C है। हमने करेक्ट मूवमेंट बतानी थी, जो करेक्ट सीक्वेंस था कि कौन से साइटोक्रोम से लेकर कहाँ तक वो जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो ना कि यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा NAD पॉजिटिव,
उससे FMN तक जाएगा, जिसको हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वहां से इस कोएंजाइम से आगे नेक्स्ट जब कोएंजाइम्स पे आएंगे ना, तो सबसे पहले कोएंजाइम Q आता है, उसके बाद साइटोक्रोम्स आते हैं। तो जो आपके पास MCQ है उसके अंदर उसने सिर्फ साइटोक्रोम्स लिखे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे वो पहले NADH के पास होंगे, नेक्स्ट वो कोएंजाइम Q के पास जाएंगे, एंड उसके बाद वो साइटोक्रोम्स के पास आएंगे। साइटोक्रोम्स में भी क्या सीक्वेंस होगा, सबसे पहले साइटोक्रोम BC1, इसको हम कॉम्प्लेक्स 3 बोलते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास साइटोक्रोम C, और लास्ट पे आता है साइटोक्रोम A+A3, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 और जो BC1, ठीक है ठीक है। तो BC1 को मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स 3 बोल रहे हैं, साइटोक्रोम C जो है वो अलग है, और जो 4 है कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर A और A3 आ रहा है। तो जो सीक्वेंस है अब आप नोट करो, सबसे पहले BC1 जिसको कॉम्प्लेक्स 3 बोलते हैं, फिर साइटोक्रोम C, और फिर A+A3 जिसको कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए था 2, देन 3 एंड देन 1, जो कि आपको ऑप्शन A में नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसका सीक्वेंस अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले BC1, देन साइटोक्रोम C, और लास्टली कॉम्प्लेक्स 4 जिसके अंदर साइटोक्रोम A और A3 होते हैं। तो इस सीक्वेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा और ATP की जनरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, फॉर ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अच्छा, ये आपके पास आता है जब हम अभी हम ना, ये क्वेश्चन भी आपकी ATP सिंथेसिस से ही रिलेटेड है। वहां पे क्या होता है कि आपकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंप्स बने होते हैं, वहां हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है, और हाइड्रोजन की मूवमेंट से ADP की फॉस्फोराइलेशन होगी। ADP क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसके पास 2 फॉस्फेट है, लेकिन 2 फॉस्फेट जिस मॉलिक्यूल के पास होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है। हमें क्या चाहिए होता है, ATP। हमारा जो सेल एनर्जी के लिए चीज इस्तेमाल करता है उसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो हमने ADP की फॉस्फोराइलेशन करानी है, यानी ADP के अंदर फॉस्फेट की एडिशन करानी होती है, ATP बनवाना होता है, ताकि सेल जो है उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके। उस प्रोसेस को पूरा होने के लिए इस ADP जो हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है थ्रू प्रोटॉन पंप, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट हाइड्रोजन के पंप्स होते हैं, उसको प्रोटॉन पंप्स बोलते हैं। उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, और उस मूवमेंट की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होगी ADP की। अब उस एनर्जी में ना, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हमने बताना है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अगर NADH टू ऑक्सीजन O2 ट्रांसफर होता है। तो हर NADH के लिए ना 10 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और फिनोमेना यहाँ पे हम डिस्कस कौन सा कर रहे हैं, जहाँ पे हमने ADP की फॉस्फोराइलेशन करनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटॉन पंप्स हैं, उसमें मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होगी, और हर NADH की मूवमेंट के लिए 10 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। ये भी आपकी जो रेफरेंस क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मैम यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयंस का है कि कितने हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होंगे। हाँ, तो हाइड्रोजन आयंस, हर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, उसमें हाइड्रोजन आयन 10 होंगे। जब मूवमेंट हो रही है NADH टू ऑक्सीजन, फॉर ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जब मूवमेंट हो रही है ना, तो वहां पे 10 हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है, 10 हाइड्रोजन पंप करते हैं हाइड्रोजन पंप के अक्रॉस। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये चीज थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मेम्ब्रेन के ऊपर हाइड्रोजन पंप था, वहां पे मूवमेंट हुई, हर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपीट करूँ आप इसको याद रखना, हर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जब NADH से O2 तक वो ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे 10 हाइड्रोजन आइंस पंप हो रहे हैं, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपने बताना था कि उसके अंदर कितने कार्बन्स होते हैं। इसकी बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोग साथ में नोट कर लेना। इसमें जो सिडू हेप्टुलोज पूछा हुआ है, ये कंपाउंड बेसिकली 7 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी जो एग्जांपल्स आती हैं, अगर 3 कार्बन कंपाउंड, इसको हम ट्रायोज बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 कार्बन्स हैं। ये सारी ना मोनोसेकेराइड्स की एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम मोनो, ओलिगो और पोली में करते हैं। मोनोसेकेराइड्स में क्या होगा कि वहां पर कार्बन नंबर वेरी करेगा। ओलिगोसेकेराइड्स में क्या होगा कि दो जो मोनोसेकेराइड्स है ना वो आपस में कंबाइन करेंगे, और पॉलीसेकेराइड्स में होगा कि काफी सारे मोनोसेकेराइड्स कंबाइन करेंगे। तो जो मोनोसेकेराइड्स में है जिसमें कार्बन नंबर वेरी कर रहा होता है, उसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होती हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है हम उसको ट्रायोज बोलते हैं, उसकी एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड है। अगर 4 कार्बन कंपाउंड है उसको हम टेट्रोज बोलते हैं, 3 ट्रायोज के लिए, 4 टेट्रोज, और टेट्रोज की एग्जाम्पल में आप लिख लो एरेथ्रोज, ERYTHROSE। इस तरह 5 को हम बोलते हैं पेंटोज, जैसे रोमन हम लैंग्वेज यूज करते हैं, रोमन काउंटिंग हम यूज करते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसी तरह चल रहा होता है। पेंटा के एग्जाम्पल में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास राइबोज की आती है। फिर 6 कार्बन में हम उसको बोलते हैं हेक्सोज, और एग्जाम्पल आती है ग्लूकोज की। फिर 7 कार्बन में जैसे ये वाला था, ये 7 कार्बन कंपाउंड था, इसको हम बोलते हैं हेप्टोज, और इसकी एग्जाम्पल में जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सीडू हेप्टुलोज। एक और कार्बन है 9 जिसको हम ननोज बोलते हैं, उसमें न्यूरामिनिक एसिड आता है, NEURAMINIC, न्यूरामिनिक एसिड। इसके एग्जांपल्स आप लोग याद रख लेना एमसीक्यूज के लिए। अभी जो आपके पास एग्जांपल है दैट इज 7 कार्बन कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे हेप्टोज है ये, और इसकी एग्जांपल है सीडू हेप्टुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का रिलेशन क्या है, दे आर डैश ऑफ ईच अदर। अब आपके पास एग्जांपल्स में जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई हैं। जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके एग्जाम्पल्स में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज। इनकी अगर मैं देखूँ ना तो अगर मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो सबका चारों का आएगा C6H12O6। लेकिन अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो किसी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होगा, किसी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच होगा, किसी का 2 के साथ अटैच होगा। तो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आ जाता है। हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब इसमें फर्दर क्या होता है, अगर दो कंपाउंड्स हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर कार्बन, एक स्पेसिफिक कार्बन पे वेरी कर रहे हैं, उसकी अगर स्ट्रक्चर है सिर्फ एक ही कार्बन पे डिफरेंस है उसका, तो हम उसको बोलेंगे कि आपस में एपीमर्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो एनांशियोमर्स होता है। एनांशियोमर्स का मतलब होता है कि एक कंपाउंड अपने कंपाउंड का मिरर इमेज है, यानी जो अटैचमेंट्स उसके राइट साइड पे हैं वो दूसरे कंपाउंड के लेफ्ट साइड पे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी है बट मिरर इमेज है उसकी, ठीक है। लास्टली हमारे पास होता है एनोमर। एनोमर्स में क्या होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन आ जाता है। अब एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, एक ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, उसको हम एनोमर बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और जिसमें एनोमेरिक कार्बन होगा वो एनोमर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें ना कि एग्जांपल जो उसने दिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, तो ये कैसे डिफर करते हैं, कार्बन नंबर 4 पे सिर्फ एक कार्बन पे डिफर कर रहे होते हैं। तो अगर कोई चीज सिर्फ एक कार्बन पे डिफर कर रही है तो इन तीन जो टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। एपिमर। जी, एपीमर एपीमर। आंसर है। हाँ जी, तो इसका आंसर इज एपीमर। इसकी एग्जाम डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो आप लोग नोट कर लेना, आगे फर्दर एमसीक्यूज के अंदर इसकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस भी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मैम आइसो, अच्छा एनोमर मैम होता है एक एनोमर ऐसा, को जी, एनोमर्स होते हैं इसे एक ऐसा कायरल कार्बन कंपाउंड। कह सकते हैं। कायरल कार्बन में भी 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होते, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं ना कार्बन के साथ।
तो मैम इसे ये कह सकते हैं हाँ जी। एसिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन। जी, क्योंकि उसके साथ भी 4 डिफरेंट हमारे पास ग्रुप अटैच हो रहे होते हैं। और एनोमर भी, हम एनोमेरिक कार्बन भी उसको बोलते हैं जिसके साथ 4 डिफरेंट अटैच होते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन बन जाता है और उसको ओके हम मैम। एनोमर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन एटम विद एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अगेन वही बात है जो ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी हैं, इधर उसकी डेफिनेशंस पूछते हैं कि एक स्पेसिफिक कार्बन पे डिफर कर रहे हैं, तो दैट इज एन एपिमर। तो इसका आंसर इज बीटा। ये इसलिए लिखा था ताकि आप लोग इसकी डेफिनेशन एक दफा याद कर लो। All monosaccharides are aldose, ketos, reducing sugar या non reducing sugar। अब अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हम उसको एल्डोज बोलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप है तो हम उसको कीटोज बोलते हैं। मोनोसेकेराइड्स में सिंस हम लोग कह रहे हैं कि उसमें डिफरेंस कहाँ पे होता है कि कार्बन नंबर डिफर कर रहा होता है, ठीक है। कुछ शुगर्स मोनोसेकेराइड्स में एल्डोज भी होती हैं और कुछ शुगर्स कीटोज भी होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी मोनोसेकेराइड्स के अंदर एल्डिहाइड हो, और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कीटोन्स ही प्रेजेंट हो उसके अंदर। दूसरी चीज जो उसने बोली है वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का डिफरेंस है। अब रिड्यूसिंग एक ऐसा, रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर्स हैं जो किसी कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करेंगी तो उसकी रिडक्शन करवा देंगी। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर। जब भी वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेंगे अपनी ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन करवा देते हैं, तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। लेकिन जब हम डाइसेकेराइड्स की बात करते हैं, डाइसेकेराइड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जिसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। तो उसको डाई यानी 2, सेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो 2 मोनोसेकेराइड्स जब अटैच होंगे तो उसको हम डाइसेकेराइड बोलेंगे। कुछ डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, लेकिन तमाम डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते। इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें तो फ्रुक्टोज जो कि कीटोज है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में फ्रुक्टोज को याद रखो और यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो आपने याद रखनी है, दैट आर मोनोसेकेराइड्स जो कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। और डाइसेकेराइड्स की जो एक्सेप्शन है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ डाइसेकेराइड्स रिड्यूसिंग हो सकते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है पिक द वन दैट शोज लीनियर पॉलीसेकेराइड लिंकेज। अभी मैंने आपको बताया पॉलीसेकेराइड हम किसे बोलते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स को अगर हम निकाल दें तो अगर उससे फर्दर नेक्स्ट हम जाते हैं कि काफी सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर आपस में अटैच्ड हैं और एक जॉइंट सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। अब उसके अंदर क्या होगा, या तो वो ब्रांच्ड फॉर्म में होंगे या वो लीनियर होंगे। यानी अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कार्बन यूं अटैच है, नेक्स्ट कार्बन 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 सीधी चेंज आ रही है, ठीक है, तो उसको लीनियर लिंकेज बोलेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर ब्रांचिंग हो गई है, यूं सर्कल्स यूं ब्रांचेस बन रही हैं उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। तो जब हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो उसके अंदर लीनियर में हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। लीनियर की एग्जांपल होती है अमाइलोज। अगर हम ब्रांच्ड की बात करें तो वहां पे आता है ग्लाइकोजन। जो आपका मैल्टोज है ये डाइसेकेराइड है। और जो आपका लास्ट पे गैलेक्टोज लिखा हुआ है ये आपका मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, वो भी आगे हम फर्दर पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो लीनियर लिंकेज बनानी थी दैट वाज अल्फा अमाइलोज। बाकी भी आप नोट कर लेना कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। The chemistry behind lactose intolerance is, अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, वैसे आजकल अगर हम रेशियो देखें तो मोस्टली इंडिविजुअल मोर देन 50%, अराउंड 60% ऐसे एडल्ट होते हैं, उनके अंदर क्या हुआ कि डिफेक्ट होता है इनके क्रोमोसोम नंबर 2 पे, जेनेटिक डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट की वजह से बॉडी के अंदर लैक्टोज जो एक हमारे पास लैक्टेज जो है एक हमारे पास एंजाइम होता है जो कि कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता। अब अगर लैक्टेज नहीं होगा तो वो लैक्टोज की रिडक्शन नहीं करवाएगा, उसको लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं करवाएगा, उसको तोड़ेगा नहीं। इस वजह से क्या होगा कि आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं उसके अंदर
या 2 कार्बन मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे या 3 कार्बन मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे। मेटाबोलाइट्स कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन था ना बॉडी के अंदर वो हो गया। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन गए जो हमें नहीं चाहिए, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, इट्स आइदर 2 कार्बन और 3 कार्बन। इनकी वजह से आपकी जो जीआईटी के अंदर ना इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। क्या होगा कि या पेशेंट फेस कर रहा होगा कि उसको डायरिया हो जाएगा, कोई भी जीआईटी की जो इशू है ना इस चीज से रिलेटेड वो उसको फेस करना पड़ेगा। ये सब चीजें हो रही होती हैं आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं कि क्रोमोसोम नंबर 2 पे भी डिफेक्ट हो रहा है और लैक्टेज बॉडी के अंदर नहीं है, और 2 और 3 कार्बन मेटाबोलाइट्स लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बन रहे होते हैं। फिर उससे ब्लॉटिंग, डायरिया या डिहाइड्रेशन ये चीजें हो रही होती हैं। इसमें ना ऑप्शन नंबर 2 के अंदर लैक्टोज था, लेकिन अगर आप बाकी भी देखो ना तो ऑप्शन ए और डी जो है वो दोनों ही फिनोमिनाज हो रहे होते हैं। तो इस लिहाज से भी ऑप्शन डेल्टा बना, वरना इसमें करेक्शन अगर कर लें तो यहाँ पे लैक्टोज बॉडी के अंदर नहीं होता, क्योंकि लैक्टेज बॉडी के अंदर नहीं होता, क्योंकि एंजाइम तो लैक्टेज है ना जिसने ब्रेक डाउन करनी है लैक्टोज की। लैक्टोज आपके पास हमने भी बोला कि डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है। तो मैम इसका करेक्ट लैक्टोज की तो ऑप्शन रिडक्शन नहीं ना होती इसमें। क्या हो गया? ये तो ऑप्शन सेकंड फिर गलत हुई ना, इसमें रिडक्शन तो हाँ, लैक्टोज की तो नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, नहीं होती। अब वो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दो ना जिसमें करेक्शन होने की जरूरत है, वो मैंने ऑलरेडी एडमिट कर लिया कि वहां पे लैक्टेज आना चाहिए था। उसके अलावा भी ए और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसके तो ग्रेस मार्क्स मिल गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो चीजें अगर मैं इसको लैक्टेज कर दूं तो तीनों चीजें इसमें मिल रही होती हैं, इसी के अंदर फाइंडिंग्स है इसकी। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द यूज ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज इज फॉर। अब जब आप कार्ब केमिस्ट्री पढ़े होते हो तो उसके अंदर आपने 2 एंजाइम्स हैं, उसका फंक्शन लाजमी तौर पर याद रखना होता है। एक आपके पास होता है फॉस्फेटेजेस और दूसरे आपके पास होते हैं काइनेजेस। ठीक है, इन दोनों में फंक्शन क्या है? फॉस्फेटेज को हम डीफॉस्फोराइलेशन के लिए यूज करते हैं आपकी बॉडी, और जो काइनेजेस हैं उसको फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज करती है आपकी बॉडी। ठीक है, यानी फॉस्फेटेज ने क्या करवाना है? डीफॉस्फोराइलेशन, और काइनेज ने क्या करवाना है? फॉस्फोराइलेशन। कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में अगर आपने फॉस्फेट की एडिशन करानी है तो आप काइनेज बॉडी यूज करेगी आपकी। लेकिन अगर कहीं से आपने फॉस्फेट को डिटैच करना है तो वो फॉस्फेटेज आप यूज करोगे। ठीक है, तो फॉस्फेटेज और काइनेज का आपने याद रखना है। ये आपके अगर मैकेनिज्म्स में याद करने के लिए इजी हो जाता है कि लेट्स से आपको कहीं पे एंजाइम का पूरा नाम नहीं याद आ रहा, कि वो बिल्कुल लंबा सारा नाम है और आपको नहीं याद आ रहा, लेकिन आपको पता है कि मैंने यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करनी है या डीफॉस्फोराइलेशन करनी है, तो आप आगे सिर्फ फॉस्फेटेज या काइनेज भी यूज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने काइनेजेस से क्या करवानी है? फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फेटेज से क्या करवानी है? डीफॉस्फोराइलेशन। तो आप इतना भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट कंसिडर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द रोल ऑफ एल्डोलेज इज इन ग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा, अब ये हमारे पास जो हम ग्लूकोज की, जैसे मैंने आपको पता सिंथेसिस का फिनोमेना हम शुरू करने लगे हैं, ये जो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं ये ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन वगैरह ये सब कुछ, ये क्या है? यहाँ पे हमने ग्लाइकोलाइसिस करनी है, उसको हमने ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? हमारे होते हैं, अब ये भी स्टेप वाइज चल रहा होता है। आपका ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, उस ट्रांसपोर्ट के बाद कुछ रिएक्शंस शुरू होंगे जिसका सीक्वेंस आप लोग लिख लो। सबसे पहले ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी उसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा। अब ये इरिवर्सिबल स्टेप बन गया। अब इरिवर्सिबल स्टेप हुआ तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ। ठीक है, तो इसको हम रेगुलेटरी स्टेप भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच होनी है, ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होगी। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन गया, एक जो उसका 6 वाला पॉइंट था, 6 कार्बन था, उसके साथ फॉस्फेट अटैच हुआ, उसने आइसोमराइजेशन की, और अब क्या होगा? ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आइसोमेरेज एंजाइम यूज हुआ। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ अगेन एक फॉस्फेट ने अटैच होना है, उसकी भी फॉस्फोराइलेशन होनी है। ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन हुई। इसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद अब फ्रुक्टोज के एक मॉलिक्यूल के साथ 2 जो है फॉस्फेट अटैच हो गए, जिसका नाम हम रख देंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसने एंजाइम पूछा हुआ है ना, उसने क्या करना होता है कि हमारे पास ये जो थर्ड वाला यहाँ पे मेंशन है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेप के अंदर बन गया है, इसको हमने ब्रेक डाउन करना होता है 2 कंपाउंड्स के अंदर। एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक हमारे पास G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक है DHAP
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये इस वाले कंपाउंड को ना इन दो चीजों में डिवाइड कर देता है, उसकी क्लेवेज कर देता है। इसकी क्लेवेज करने के लिए जो एंजाइम यूज एल्डुलेज, ठीक है। जब इसकी क्लेवेज हो जाएगी उसके बाद फर्दर आपके पास उसके बाद फर्दर स्टेप्स चलेंगे। तो अभी तक हमारे पास जो इतना एंजाइम का यूज आ रहा है दैट इज जो हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की क्लेवेज करनी है, ठीक है। मैं इस वाले एमसीक्यू भी इजी कंसीडर करूंगी क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स थे और इसमें हमें एंजाइम्स लाजमी तौर पे आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं इंडिविजुअल्स विद लो पीके व्हिच इज पायरुवेट काइनेज लेवल्स। अब क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर पायरुवेट काइनेज कम है, लो लेवल्स हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, हमारे पास जो आरबीसीज है ना, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। हमें पता है कि जो मेच्योर सेल्स होते हैं, उनके मेच्योर आरबीसीज होते हैं, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो वो कंप्लीटली अगर उसको एनर्जी चाहिए तो वो ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंड कर रहा होता है कि ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगा और वो एनर्जी इस्तेमाल करेगा आरबीसी। लेकिन अगर हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पायरुवेट काइनेज नहीं होता, पायरुवेट काइनेज हमारे ग्लाइकोलाइसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर यही एंजाइम नहीं होगा ना तो आरबीसीज को एटीपी नहीं मिलेगी। अगर एटीपी नहीं मिलेगी तो आरबीसी अपना नॉर्मल जो सर्कल है, जो उसका लाइफ स्पैन है, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। अब अगर हम इन डिजीज के बारे में देखें तो ये पता है जो मलेरिया है वो रिजाइड करता है आपके आरबीसीज के ऊपर। आरबीसीज अगर कंप्लीट अपना साइकिल नहीं पूरा करेंगे तो जो आपका मलेरिया है, उसके जो वायरस है, वो जो लार्वा है, वो आपके बॉडी जो आरबीसीज के साथ वो मलेरिया का साइकिल भी कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर पायरुवेट काइनेज का लेवल लो है तो आरबीसीज का साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, एक तो वो बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि उसको मलेरिया भी नहीं, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगी और काफी सिवियर फॉर्म्स ऑफ मलेरिया से भी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि मलेरिया को अपना साइकिल पूरा करने के लिए आरबीसी पे रिजाइड करना पड़ता है, और जब तक आरबीसी का साइकिल कंप्लीट नहीं होता, मलेरिया का अपना साइकिल कंप्लीट नहीं होता और वो अपने जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो शो नहीं कर सकता। तो पायरुवेट काइनेज के लो लेवल्स का फायदा ये है कि हमें जो पेशेंट है उसको मलेरिया नहीं होगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा स्वे फॉर्म्स ऑफ मलेरिया से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल्टरनेट रूट्स फॉर पायरुवेट आर। अब हम लोगों ने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में अल्टीमेटली पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है। पायरुवेट से आगे फर्दर साइकिल्स अगर नॉर्मल चलता रहेगा तो वहां पे एटीपी की प्रोडक्शन होगी, लेकिन पायरुवेट डिफरेंट अदर जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब वो क्या क्या हो सकता है, या वो एसिटाइल को ए बन सकता है, या वो ऑक्सैलो एसीटेट बन सकता है, या वो एथेनॉल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो एसिटाइल कोलिन नहीं बन रहा, एसिटाइल को ए बनता है। तो यहाँ पर ये तो न्यूरोट्रांसमीटर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, ऑक्सैलो पायरुवेट नहीं बनता, ठीक है। और लास्टली एथेनॉल बनता है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन सी के अंदर वो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पायरुवेट के अदर फेट्स या ऑल्टरनेट रूट्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट फेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इट इज आइदर कन्वर्टेड टू एसिटाइल को ए, या ऑक्सैलो एसीटेट, या एथेनॉल। और यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में चार्ली वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि टीसीए साइकिल, जिसको अभी मैंने बोला कि हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, या हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक जनरल अगर हम समरी पढ़े ना तो दो कार्बन एटम्स इसके अंदर एंटर करते हैं एज एसिटाइल को ए, और दो कार्बन एटम्स इसको लीव करते हैं एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसने जहाँ इस साइकिल ने, क्योंकि इसका नाम एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इसे शुरू होना होता है ऑक्सैलो एसीटेट से। ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को एक कंबाइन करते हैं, सिट्रेट की फॉर्मेशन होती है, अगेन पूरा साइकिल चलता है। एसिटाइल को एक की फॉर्म के अंदर दो कार्बन इस साइकिल के ना अंदर एंटर हो रहे हैं, और दो कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसको लीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर गिवन ऑप्शंस में देखें तो मेलेट इसका प्रिकर्सर या बिगिनर
बिगिन ये मेलेट से नहीं हो रहा होता बल्कि ऑक्सैलोएसीटेट से हो रहा होता है। ये रॉन्ग ऑप्शन हुआ। 2 कार्बन एटम्स इसको एसिटाइल को ए से एंटर कर रहे हैं, ये ठीक ऑप्शन है। और जिन दो ने लीव करना था उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लीव करना था, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो बी और सी नहीं हो सकते। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम साइकिल के अंदर एसिटाइल को ए की फॉर्म में एंटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है the coenzyme required by E2 component in TCA cycle. अब what happens in TCA cycle is कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है कि ना एंजाइम्स का एक कह लो कि आप सेट है, एक कलेक्शन है जिसने TCA साइकिल रन करना है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि इस सेट के अंदर ना हमारे पास E1, E2, E3 कंपोनेंट्स होते हैं। E1 के अंदर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, E2 के अंदर डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और E3 के अंदर डायहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए कुछ को एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो को एंजाइम्स हर एक कंपोनेंट, जैसे E1 है उसके लिए अलग है, E2 के लिए डिफरेंट है और E3 के लिए डिफरेंट है। E1 की अगर हम बात करें तो उसको थायामीन पायरोफॉस्फेट जिसको TPP बोलते हैं वो चाहिए होता है। E2 को लिपोइक एसिड और को A चाहिए होता है, और जो E3 है उसको FAD और NAD पॉजिटिव चाहिए होता है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट भी कर लो साथ साथ। अब हर एंजाइम के जो कंपोनेंट है उसको काम करने के लिए कोएंजाइम चाहिए। हमने देखना था कि जो E2 कंपोनेंट है उसको कौन सा कोएंजाइम चाहिए होता है। जो E2 कंपोनेंट है उसके अंदर हमें जो कोएंजाइम्स चाहिए थे वो लिपोइक एसिड एंड को A था। ठीक है, तो यहाँ पे जो, ठीक है मैं दोबारा करती हूँ। E1 के लिए थायमाइन पायरोफॉस्फेट, या जिसको हम एब्रीविएशन अगर यूज करें तो TPP। क्या बताऊं? इससे पहले जो आपने बताया था। अच्छा, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ना उसके अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स बनते हैं, 3 एंजाइम्स बनते हैं। E1 जिसमें आता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, या इसको हम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। इसमें जो E2 है उसमें डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और जो E3 है उसके अंदर डीहाइड्रोजिनेज होता है। और इनके कोएंजाइम्स में हम E1 को, E3 करते हैं। कौन सा वाला? E3 डायहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। मैं आपको ये टेक्स्ट भी कर दूंगी तीनों, ठीक है कर दीजिए। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें कोएंजाइम्स थे, E2 के लिए मैंने आपको बताया 2 चीजें चाहिए होती हैं, लिपोइक एसिड और कोए। तो यहाँ पे E2 पूछा हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा व्हिच इज लिपोइक एसिड, क्योंकि बाकी जो है वो डिफरेंट के लिए, जो फर्स्ट मेंशन है वो E1 के लिए है, जो बाकी FAD और NAD पॉजिटिव है वो E3 के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। PDHC deficiency can cause congenital lactic acidosis because, अच्छा, अब हमारे पास यही कॉम्प्लेक्स जिसको मैंने बोला पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स PDHC, ये इसका नाम है। अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। इसकी रीजन क्या होती है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी ना हो तो नॉर्मली जो पायरुवेट है ना वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पायरुवेट लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और बॉडी के अंदर लैक्टेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सिंस लैक्टिक एसिड या लैक्टेट एसिडिक है, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस करवा देगा। तो इसकी वजह क्या बनी कि जो पायरुवेट है वो शंट कर देगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा कि लैक्टेट में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। वरना अगर इसकी डेफिशिएंसी ना होती तो पायरुवेट एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता। ठीक है, तो इसकी वजह इज बीटा, क्योंकि मोर लैक्टेट जो आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएगा एंड वो एसिडिक है, वो एसिडोसिस लैक्टिक एसिडोसिस करवाएगा कि एसिडिक मीडियम होगा लेकिन बिकॉज ऑफ लैक्टेट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है।
नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA। अब अगर हम देखें कि अब ये साइकिल सारा हम लोग रन कर रहे थे और अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA यूज हो रहा होता है तो उसके अंदर कितने एटीपी प्रोडक्शन है, क्योंकि हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, तो एक एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल से हम लोग 12 एटीपी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी आप फर्दर नोट कर लो कि 3 NADH की प्रोडक्शन हो रही होती है, एक FADH2 और एक